1857 की जंग में जब अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ से बगावत की चिंगारी उठी थी और वो सिपाह दिल्ली पहुंची थी और उसने बहादुर शाह जफर के पास आकर के लाल किले में कहा था कि आप हमारी क़यादत कीजिए, और फिर एक हंगामा बरपा हुआ था और अंग्रेजों की चुनें हिला दी गई थी। उसकी सब तारीख आपको पता है। मौलवी मोहम्मद बाकर दरअसल दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे। वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, अरबी और फारसी के, और दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते भी थे वो। उन्होंने 1836 में एक अखबार शुरू किया, दिल्ली उर्दू अखबार, और वो हफ्तावार अखबार था और उस जमाने का बड़ा अहम अखबार था और एक भरपूर अखबार था। मौलवी मोहम्मद बाकर एक बहुत, जैसे मैंने कहा आपसे, कि बहुत बड़े स्कॉलर थे अरबी और फारसी के, और कई अंग्रेजों को उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाई थी। लेकिन जब 1857 का मार्का हुआ और उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग अपने अखबार में की, दिल्ली उर्दू अखबार में, और खुद अपने हाथ से वो पूरी रिपोर्ट लिखी और उसमें ये लिखा कि किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मुतकब्बिर सल्तनत का गुरूर पाश कर दिया है इन सिपाहियों ने, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा मार्का और इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है। दोस्तों, 15 अगस्त देश की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। आज हम जिक्र उस चीज़ का करेंगे जिसको विवादों पर कर दिया गया है, जिसको एक मज़हब से ताल्लुक़ कर दिया गया है। जी हाँ, आज हम बात उर्दू ज़बान की कहेंगे, जिनको कई संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग कटमुल्लों की भाषा बोलने लगे हैं, मदरसों की ज़बान बोलने लगे हैं। आज हम इस 15 अगस्त में आपको उर्दू का इतिहास बताएंगे और देश की आज़ादी के लिए उर्दू भाषा का कैसे इस्तेमाल हुआ, इस पर हम आज आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारा मानना है आज़ादी सिर्फ़ गुलामी नहीं है, आज़ादी हर चीज़ की गुलामी से हटना है। सबसे पहले गुलाम सोच है, जो गुलाम विचारधारा है, उससे हमें बाहर आना होगा और हमें समझना होगा कि इस देश में रहने वाला हर इंसान भारतीय है। तो आज हम आपको बताते हैं, क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले ऐसे पत्रकार कौन थे जिन्हें सच लिखने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? जी हाँ, कहानी है, क्या आप जानते हैं 1857 की लड़ाई सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं बल्कि अखबार के पन्नों से भी लड़ी गई थी। और क्या आपको पता है, एक अखबार ने बहादुर शाह जफ़र का नाम अपने शीर्षक से जोड़कर अंग्रेज़ी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। आज हम बात करेंगे मशहूर लेखक, भाषाविद और चिंतक डॉक्टर अभय कुमार के उस शानदार व्याख्यान की जिसमें उन्होंने भारतीय पत्रकारिता, उर्दू भाषा और आज़ादी की लड़ाई के ऐसे ऐतिहासिक पहलुओं पर रोशनी डाली है जिन्हें मुख्यधारा की चर्चा में अक्सर जगह नहीं मिलती। ये कहानी, ये साल 1837 था। जी हाँ, दिल्ली से एक समाचार पत्र शुरू हुआ। 3 मई 1840 को उसका नाम बदलकर दिल्ली उर्दू अखबार, फिर से सुनिएगा, जिन लोगों को उर्दू शब्द से नफ़रत है, जो कटमुल्लाओं की भाषा बोलते हैं, वो सुनिए इस लाइन को और समझिए कि इतिहास में अगर आपके पुरखों ने कुछ किया होता तो आपको सब चीज़ों की जानकारी होती है। तो आज इतना जहरीला जो देश बनता जा रहा है वो नहीं बनता। सन सुनिए 1840। जी हाँ, और अखबार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? दिल्ली उर्दू अखबार रखा गया। लेकिन दोस्तों, जब 1857 की देश की आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, तब 12 जुलाई 1857 को उसी अखबार का नाम बदलकर क्या रखा गया? फिर सुनिएगा, अखबार-ए-उज़्फ़र कर दिया गया। यह केवल नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ी सत्ता के विरुद्ध खुला राजनीतिक और वैचारिक ऐलान था। मुज़फ़्फ़र यानी बहादुर शाह ज़फ़र से जुड़ा हुआ अखबार। उस अखबार के संपादक थे मौलवी मोहम्मद बाकर। उन्होंने अंग्रेज़ी शासन के अत्याचार, जनता की पीड़ा और स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में, सुनिएगा, पक्ष में लगातार लेख लिख के अंग्रेज़ सरकार ने इसे बगावत माना। जी हाँ, जो पूछते हैं ना मुसलमानों ने आज़ादी के लिए क्या किया, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सुनिए,
16 सितंबर 1857। फिर से तारीखें याद रखिए, क्योंकि इन तारीखों में साजिश, शहादत, शादी, विरासत छुपी हुई है। ये वो लोग नहीं जानते होंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुछ नहीं किया। जी हाँ, 16 सितंबर 1857 को गोली मारकर फांसी जैसी सज़ा दी गई। जी हाँ, कुछ ऐतिहासिक विवरणों में, यानी समझ सकते हैं, पहले गोली मारी और फिर उनको फांसी में चढ़ाया गया। ये कौन कर सकता है? जिन्हें अपने देश से प्यार था वही ये कुर्बानी दे सकते हैं। आज पूछने वाले जो मुसलमानों से पूछते हैं, उन्हें इतिहास जानना चाहिए कि इतिहास में वो क्या कर रहे थे और ये मुसलमान क्या कर रहे थे। दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक विवरण ये भी उल्लेख मिलता है कि उन्हें तोप से बांध कर उड़ाया गया। हालांकि अधिकांश इतिहासकार गोली मारकर हत्या किए जाने और अधिक प्रमाणित मानते हैं। इसी कारण मौलवी मोहम्मद बाकर को भारत का पहला शहीद पत्रकार माना जाता है। तो कौन थे भारत के पहले शहीद पत्रकार? पढ़िए, जी हाँ, सुनिए। मौलवी जिन्हें कहा जाता है ना कटमुल्ला मुल्लाओं की भाषा, सुने वो लोग। मौलवी मोहम्मद बाकर को भारत का पहला शहीद पत्रकार माना जाता है, जिसने सत्ता के सामने झुकने के बजाय कलम का रास्ता चुना। इसी इतिहास की याद दिलाते हैं शायर अकबर इलाहाबादी के मशहूर शब्द, सुनिए। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। ये शेर सिर्फ कविता नहीं बल्कि पत्रकारिता की असली ताकत का ऐलान है। आइए सुनते हैं डॉक्टर अभय कुमार का पूरा व्याख्यान और समझते हैं कि उर्दू पत्रकारिता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और आज का मीडिया, इन सब का कितना गहरा रिश्ता है। जब मैं इस प्रोग्राम में आया तो मुझे ये देख के हैरत हुई कि सारे अंग्रेजी के और हिंदी के जर्नलिस्ट थे और उर्दू के सिर्फ 2 सहाफ़ी पत्रकार यहाँ थे। एक मैं था और एक मरहुमा नूरजहां सरवत थी, बाकी कोई नहीं था। मुझे ये देख के हैरत हुई कि उर्दू के सहाफ़ी को यहाँ याद किया जा रहा है। एक शहीद, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिनका जंग आज़ादी में, उनको याद करने वाले सारे लोग हिंदी और अंग्रेजी के हैं और उर्दू के सारे लोग गायब हैं। ये दरअसल एक बेहिसी है जो हमारे समाज पर छाई हुई है और हम जिस माशरे में जिंदा हैं वहाँ अपनी जो हमारी कीमती चीज़ें हैं उनको नजरअंदाज करने की रविश है। बहरहाल जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मैंने ये ठानी कि अपनी सारी जो मसरूफियात हैं उनको एक तरफ रख के मैं मौलवी मोहम्मद बाकर और जंग आज़ादी 1857 पे कुछ काम करूँ। तो लगभग 1 साल मैंने तमाम आर्काइव्स में, लाइब्रेरीज में और जगह जगह जाकर के वो मवाद इकट्ठा किया जो मौलवी मोहम्मद बाकर से या 1857 की जंग आज़ादी में उर्दू अखबारों के किरदार से था, मुताल्लिक था। तो मुझे ये देख के हैरत हुई कि एक शख्स था मिर्ज़ा बेदार बख्त, जो बहादुर शाह जफर का परपोता था। वो एक अखबार निकालते थे प्याम आज़ादी, उस अखबार का कहीं कोई जिक्र नहीं था किसी भी रेफरेंस में। जब मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि मिर्ज़ा बेदार बख्त को सुअर की चर्बी जिस्म पे मलकर के फांसी को लटका दिया गया था और जहां जहां प्याम आज़ादी के शुमारे दस्तयाब हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल मैंने बहुत कोशिश की और वो किताब एक तैयार हो गई और हामिद अंसारी साहब उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे। मैंने उनसे गुजारिश की कि इस किताब को आप रिलीज कर दीजिए, तो उन्होंने यहाँ अपने घर पे बहुत अच्छा फंक्शन किया और कुलदीप नैयर साहब ने उसकी सदारत की और प्रोफेसर कमर रईस और तमाम उर्दू हिंदी के हमारे पत्रकार वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ जो हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकार थे उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये किताब जो है आपको हिंदी और अंग्रेजी में भी छापनी चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत तवील, मतलब 14 साल लगे हैं इस किताब को हिंदी में आने में। ये मेरी भी कोताही है और हमारा एक मसरूफियत और मशगूलियत का भी एक सिलसिला रहता है। बहरहाल मुझे बहुत खुशी है कि ये हिंदी में किताब आज यहाँ रिलीज हो रही है। आप जानते हैं कि 1857 की जंग में जब अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ से बगावत की चिंगारी उठी थी और वो सिपाह दिल्ली पहुंची थी और उसने बहादुर शाह जफर के पास आकर के लाल किले में कहा था कि आप हमारी क़यादत कीजिए और फिर एक हंगामा बरपा हुआ था और अंग्रेजों की
चूल्हे हिला दी गई थी। उसकी सब तारीख आपको पता है। मौलवी मोहम्मद बाकर दरअसल दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे। वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, अरबी और फारसी के, और दिल्ली कॉलेज में पढ़ाते भी थे वो। उन्होंने 1836 में एक अखबार शुरू किया, दिल्ली उर्दू अखबार, और वो हफ्तावार अखबार था और उस जमाने का बड़ा अहम अखबार था और एक भरपूर अखबार था। इस साल एक और अहमियत इस बात की यह है कि हम उर्दू सहाफत के यानी उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल कंप्लीट होने का जश्न मना रहे हैं पूरे मुल्क में। आपको ये मालूम है कि उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा 23 मार्च 1822 को कलकत्ता से शुरू हुआ था। कलकत्ता जो तमाम ज़बानों के अखबारात की जन्मभूमि है, और यह अखबार निकालने वाले शख्स का नाम था हरिहर दत्त और इसके एडिटर थे पंडित सदा शुक्ला। उर्दू का पहला अखबार किसी मुसलमान ने नहीं निकाला था, ना उसका एडिटर मुसलमान था। आज ये इल्जाम है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, और आप पूरे मुल्क के अंदर जो तकरीरात मनाई जा रही हैं उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मल होने की, इस एतबार से मौलवी मोहम्मद बाकर को याद करना बड़ी अहमियत का हामिल है। मौलवी मोहम्मद बाकर का जो किरदार है तहरीक आज़ादी में, वो सिर्फ एक अखबार नवीस का किरदार नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बहादुर शाह जफर के, एक मुआविन के और मददगार के और हेल्प करने वाले की हैसियत से जो किरदार अदा किया है, वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। मौलवी मोहम्मद बाकर एक बहुत, जैसे मैंने कहा आपसे, कि बहुत बड़े स्कॉलर थे अरबी और फारसी के, और कई अंग्रेजों को उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी पढ़ाई थी। लेकिन जब 1857 का मार्का हुआ और उन्होंने उसकी रिपोर्टिंग अपने अखबार में की, दिल्ली उर्दू अखबार में, और खुद अपने हाथ से वो पूरी रिपोर्ट लिखी और उसमें ये लिखा कि किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी मुतकब्बिर सल्तनत का गुरूर पाश कर दिया है इन सिपाहियों ने, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा मार्का और इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है। बात को बहादुर शाह जफर के खिलाफ जो मुकदमा चला, उसमें भी ये कहा गया कि ये जो 1857 की बगावत थी, इसमें उर्दू अखबारात और तिलाए मोहल्ला के दरमियान एक साजिश कारफरमा थी, और इस पर बाकायदा बहस हुई। उस जमाने के कई अखबारात थे, जो साहिबुल अखबार था, और भी कई अखबारात थे जिनका जिक्र मैंने अपनी किताब में बहुत तफसील से किया है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफत की जो तारीख है इस मुल्क में, वो बड़ी वलवला अंगेज तारीख है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक अखबार था जो 1907 में इलाहाबाद से निकला। इस अखबार का नाम था स्वराज, हफ्तावार अखबार था उर्दू का, और इसके एडिटर थे बाबू हरि नारायण सक्सेना। उन्होंने यह अखबार निकाला था, और इस अखबार के 9 एडिटर्स को काला पानी की सजा हुई। एक एडिटर आता था, वो एक एडिटोरियल लिखता था और उसको काला पानी भेज दिया जाता था। एक एडिटर ऐसा था कि जिसने 3 एडिटोरियल लिखे और उसको 30 साल की सजा दी गई और काला पानी भेजा गया। इस अखबार में एक मुस्तकिल इश्तिहार छपता था, एक एडवर्टीजमेंट छपता था, जिसमें ये लिखा होता था कि जरूरत है एक एडिटर की जिसकी तनख्वाह जो कि एक रोटी और पानी का एक प्याला हो, जो उसे जेल में अदा की जाएगी। और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। उस इश्तिहार को पढ़ करके एडिटर अखबार के दफ्तर में आते थे कि हमें ये एडिटरशिप मंजूर है और ये सजा मंजूर है। उस अखबार के जो 9 एडिटर थे, उनकी टोटल सजा 94 साल, 94 ईयर्स। तो ये जो अखबारात की पूरी दास्तान है, अगर आप पढ़ेंगे तो वलवला अंगेज दास्तान है और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब मौलवी मोहम्मद बाकर के खिलाफ अंग्रेजों ने ये तय किया कि इनको सजाए मौत देनी है, तो उन्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया गया, बल्कि आज ही के दिन 16 सितंबर 1857 को इसी दिल्ली में पूरी दरवाजे के पास उन्हें तोप के दहाने से रख के उड़ा दिया गया और उनके जिस्म के चित्र उड़े।
उसकी उम्र 77 ईयर्स थी। उस वक्त 77 साल के एक आदमी से अंग्रेज कितना खौफ था। तो ये मौलवी मोहम्मद बाकर का किरदार है। और बाकी तफसील तो आपको अजहर बजाज साहब बताएंगे। मैंने इस पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की क्या खूबी है। 2007 में जब जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी के 150 साल मनाए जा रहे थे, 150 साल कंप्लीट हुए थे, तो इसी प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम हुआ यहीं इसी डाइस पर, और तमाम प्रेस क्लब के लोग, और ये भरा हुआ था बुरा। तो मैं भी ऑडियंस में मौजूद था। तो मौलवी मोहम्मद बाकर का नाम मैंने पहली बार प्रेस क्लब में सुना कि कितना बड़ा कैरेक्टर था प्रेस मौलवी मोहम्मद बाकर। उसके बाद ही मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की और एक पूरी किताब लिखी। और ये क्रेडिट प्रेस क्लब को जाता है कि उसने उससे किताब लिखवाई। आज प्रेस क्लब के लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनकी पूरी टीम, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। ये मुल्क में कहीं नहीं हो रहा। दोस्तों, इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता बल्कि वर्तमान को समझने की दृष्टि भी देता है। मौलवी मोहम्मद बाकर की शहादत हमें याद दिलाती है कि पत्रकारिता केवल पेशा नहीं बल्कि समाज और लोकतंत्र के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। 1857 में जब अंग्रेजी सत्ता तोप और बंदूक के दम पर शासन कर रही थी, तब एक अखबार ने सच लिखने का साहस किया और उसके संपादक ने अपनी जान दे दी। आज का गोदी मीडिया क्या सच बोलता है और बदनाम करता है एक कौम को, एक कम्युनिटी को जिसने शहादतों का जिसका पूरा शजरा है। जी हाँ, आज समय बदल चुका है, माध्यम बदल गए हैं। अखबार की जगह डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और यूट्यूब ने ले ली है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखती है या केवल सत्ता के प्रशंसा तक सीमित हो जाती है? अकबर इलाहाबादी का वो शेर आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि लोकतंत्र में कलम और सच की ताकत किसी भी हथियार से कम नहीं होती। और इस डिपार्टमेंट में आने के बाद जो पहली चीज़ मुझे मेरे दिमाग में आई कि यहाँ पे नाजरीन और सामीन में ज़्यादातर लोग जो हैं वो लड़के नहीं लड़कियां हैं जी। तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जाती है कि एक ख़ास समाज में लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, और आप लोगों ने जिस बेहतर तरीके से आपने तहरीक आज़ादी से मुताल्लिक नज़में पढ़ी, वो भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहली बात मैं आगाज़ ये करना चाहूँगा कि उर्दू ज़बान के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। गलतफहमियाँ ये है कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की नहीं है। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ जो है किसी ख़ास मिल्लत, किसी ख़ास सोशल ग्रुप, किसी ख़ास बिरादरी से है। ये भी बात गलत है। अगर आप उर्दू को देखें तो उर्दू में तकरीबन जो लेटर्स हैं वो 39 हैं। अरबी में जो लेटर्स हैं वो 28 हैं। पर्सियन में 32 हैं। तो उर्दू ज़बान ने ते, डे, ड़े, छोटी ए, बड़ी ए इनको इंक्लूड किया, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर आप किसी ज़बान को बोलेंगे तो जब तक आप टमाटर नहीं बोलेंगे, जब तक आप डमरू नहीं बजाएंगे, जब तक घोड़ा नहीं दौड़ाएंगे, जैसे अभय भी लिखना हो तो भी बहुत मुश्किल है। उसके अलावा 8 स्पिरिटेड वर्ड्स हैं उर्दू में, जैसे भौ। मेरा नाम अगर भौ नहीं उर्दू वालों ने ईजाद किया होता तो मेरा नाम लिखा ही नहीं जाता। ना भौ है ना ये आपको ये है, तो उर्दू वालों ने मेरे ऊपर इनायत की कि भौ भी उन्होंने डेवलप किया, बड़ी ये भी उन्होंने डेवलप किया। उसी तरह छाता भी आप नहीं बोल सकते हैं, भाई भी नहीं बोल सकते हैं, दूध भी नहीं बोल सकते हैं, गोरखपुर भी नहीं बोल सकते हैं। तो शुरू से ही आप देखेंगे तो जो उर्दू ज़बान है वो जो मिडिवल टाइम है, जो अहद उस्ता है, उसी ज़माने में ये ज़बान जो है वो हिंदुओं
और मुसलमानों और दीगर मजहबी ग्रुप के मुश्तरका कोशिशों काबिशों से ये ज़बान परवान चढ़ी और बेशुमार किताबें हैं जो ये बतलाती है कि उर्दू के बड़े बड़े उदबा शोरा किसी एक बिरादरी से नहीं है। प्रेमचंद के बारे में भी आपके सदरे शोबे ने जिक्र किया कि उनकी जो पहली तख्लीक है सोज़े वतन, उसको भी बैन किया गया। 19वीं सदी तक आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय, जिनको बंगाल रिनाशा का एक बड़ा हीरो माना जाता है, उनकी भी राइटिंग जो है पर्सियन में है। कोई भी इंसान जो उर्दू और पर्सियन और अरबी के बारे में अलग राय रखता है, उसे मालूम नहीं है कि एक दिन में कम से कम वो हजारों वर्ड या सैकड़ों वर्ड उसको बोलता है। तो गोपीचंद नारंग ने अपने एक मकाले में कहा है कि उर्दू जबान जो है वो शुरू से ही जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, जो दकियानूसी थी, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। उर्दू ने इंसानों के साथ इंसानों की दोस्ती की बात की और आगे चल के उर्दू अदब, उर्दू सहाफत, उर्दू शायरी, उर्दू गज़ल के हवाले से बहुत सारे अदीबों ने, राइटर्स ने अपने पैट्रियोटिज्म, अपने हुब्बुल वतनी का भी इजहार किया। तो आप देखेंगे कि उर्दू अदब में एक जो बहुत ही सेंट्रल थीम है, जो मरकजी मौजू है, वो है मुश्तरका तहजीब, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट कल्चर। आजकल कंपोजिट कल्चर की बात करने पे बहुत लोगों को एतराज होता है और उनको लगता है कि कंपोजिट कल्चर करने से या कंपोजिट बात करने से चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं। एक ही रंग में अगर सबको रंग दिया जाए तो चीज़ें ज़्यादा मजबूत होगी। तारीख के तालिब इल्म के नाते मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की जो ताकत है वो यहाँ की तकसीरियत, यहाँ का प्लुरलिज्म है। यूरोप में क्या हुआ कि वहाँ पे जब नेशन स्टेट 18वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी में जब उसका उरूज हुआ, तो वहाँ के मुफक्किरीन ने, वहाँ के सियासी थिंकर्स को ये लगा कि जो नेशन की बाउंड्री होगी वही कंट्री की भी बाउंड्री होगी। यानी एक मुल्क, एक ही धर्म, एक ही तरह के लोगों का होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि किसी भी जंगल में आप चले जाइए, कभी भी आपको एक तरह के पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, आपको तरह तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। हम एक तरह के गमले लगा सकते हैं, गुलाब वाटिका बना सकते हैं, लेकिन कुदरत हर तरह के पेड़ पौधे सबको पैदा करता है। इसलिए कहीं भी दुनिया में एक तरह के लोग नहीं पाए जाते हैं। जो हकीकी चीज जो है, जो जमीनी हकीकत है, वो है डाइवर्सिटी। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि चाहे आप उर्दू अदब के तालिब इल्म हो, चाहे आप समाजियात के हों, चाहे लॉ के हों, यूनिफॉर्मिटी जो है, सबको एक में रंग देना, ये कमजोरी की अलामत है। और डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना ये मजबूती, ये जो है, ये बताता है कि आप डरे हुए नहीं हैं। सर सैयद अहमद खां के बारे में भी लोग आजकल बहुत इधर उधर की बातें कहते हैं, लेकिन सर सैयद अहमद खां जिन्होंने तालीम के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत कुछ किया। आपको पता है सर सैयद अहमद खां की जो राइटिंग है वो इजहार आज़ादी के बारे में, आप उसको पढ़िए। आज के दौर में बहुत मौजू हैं, मिल्टन,
आपके लिए जेम्स मिल, ये लोग यूरोपियन जो ट्रेडिशन है उसमें इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है। लेकिन जिस तरीके से सर सैयद अहमद खान ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो उन्होंने उसकी ताकीद की है, उसके लिए जोर डाला है, वो भी आज बहुत ही रेलेवेंट है। आप पढ़िए उनके जो मज़ामीन हैं। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा हिंदुस्तान को कहा कि ये ऐसी खूबसूरत दुल्हन है जिसकी 2 आंखें हिंदू हैं और मुसलमान हैं। यही बात गांधी जी भी 1920 अक्टूबर 27 को बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं गांधी जी? द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर लाइक 2 आईज ऑफ द कंट्री, देयर शुड बी नो एनिमिटी बिटवीन देम। सर सैयद की बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाना आज़ाद जब कांग्रेस के सदर थे 1940 में, और उस दौरान कशीदगी बढ़ गई थी, फिरका परस्ती बढ़ गई थी, उस जमाने में भी मौलाना आज़ाद ने कहा कि मुल्क की आज़ादी जो है उससे भी ज़्यादा अजीज है कि हम हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के लिए काम करें। मौलाना अली जौहर को देखिए, जिनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उसके ऊपर भी लोगों की निगाहें पड़ी हुई हैं। उन्होंने कॉमरेड और हमदर्द जैसे पेपर को निकाला। कॉमरेड अंग्रेजी में था और हमदर्द जो था वो उर्दू में था। और उन्होंने जब जामिया के वो बानियान में से थे, और उन्होंने ये बात रोज़े अव्वल से कही कि जामिया के जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं, उसमें मजहब और मिल्लत का कोई कैद नहीं है। और उन्होंने एक बात कही कि जामिया यूनिवर्सिटी जो है वो फिरंगियों के खिलाफ, जो अंग्रेज हैं, जो हमारा इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनसे लड़ने का जज्बा पैदा करने के लिए जामिया बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमारे मुल्क में जो कंपोजिट नेशनलिज्म है और जो पैट्रियोटिज्म है, जो हुबुल वतनी है, जो फिरका वाराना हमांगी है, वो समझिए एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक रूह है, एक जिस्म है। भारत जैसे मुल्क में जहाँ पे हर धर्म हर मजहब के लोग रहते हैं, सदियों से रह रहे हैं, और यूरोप के भी जो लोग समझदार लोग हैं वो देखते हैं और समझते हैं कि भारत कितना बेहतरीन है, कि यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है। मैं अपनी माता जी का एक पर्सनल जिक्र करता हूँ। मेरी माता जी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं जब भी कहता हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाई है वो धर्म में यकीन करते हैं, वो सच्चे हैं, सादिक हैं, मेरी माँ कहती है हाँ हाँ वो लोग तो अपने धर्म पे हैं, वो लोग तो बिल्कुल सही हैं। यानी आम आदमी के बीच में कोई झगड़ा नहीं है। जो झगड़ा है उन लोगों के लिए है जो झगड़ा करना चाहते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंपोजिट नेशनलिज्म, बराबरी, मसावात और फिरका वाराना हमांगी और हुबुल वतनी, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सोशल जस्टिस, डाइवर्सिटी, पैट्रियोटिज्म, ये सब एक ही चीज है। एक नहीं रहेगा तो दूसरा नहीं चल सकता। अगर आप मसावात नहीं रखेंगे समाज में, अगर आप हार्मनी नहीं रखेंगे, आप सोशल जस्टिस नहीं रखेंगे, और आप सिर्फ पैट्रियोटिज्म की बात करेंगे, वो भी अधूरा है। एक और बात कही जाती है उर्दू सहाफत के बारे में कि उर्दू सहाफत जो है या उर्दू जर्नलिज्म जो है वो मुसलमानों का, मुसलमान या कोई एक खास कम्युनिटी के लोग पढ़ते हैं और उसे भी चलाते हैं। ये भी गलत है। जो पहला अखबार जो है 1822 में जो अखबार था जामे जहां नुमा, वो भी कलकत्ता से हरिहर दत्त ने निकाला। तो जो लोग कहते हैं कि ये किसी खास मिल्लत बिरादरी का है, उनका भी आर्गुमेंट जो है गलत हो जा रहा है। यह पेपर बताया जाता है कि सुहेल अंजुम साहब ने अपने एक मजमून में जिक्र किया है कि जब वर्नाकुलर प्रेस को देसी प्रेस से ज्यादा टैक्स लिया जाने लगा
ज़्यादा रेवेन्यू उनसे कलेक्ट किया जाने लगा, तो इस अखबार ने सदाए एहतजाज को बुलंद किया। बाद में चल के प्रोफेसर हई साहब ने जिक्र किया, मौलवी मोहम्मद बाकर का जिक्र किया कि उनका जो अखबार था डेली उर्दू अखबार, उसका कितना नुमाया रोल है 1857 की लड़ाई में। उनको ब्रिटिश हुकूमत ने मार डाला। कुछ लोगों का मानना है कि उनको फांसी दे दी गई, कुछ लोगों का मानना है कि उनको तोप से उड़ा दिया गया। इसी तरह से आप देखेंगे तो मौलाना आज़ाद के जो अल हिलाल पेपर हैं, उसको पढ़े बगैर, उससे गुजरे बगैर आप हिंदुस्तान की आज़ादी को नहीं समझ सकते हैं। हजरत मोहानी का भी जो पेपर है उर्दू मुअल्ला जो है, द लॉफ्टी उर्दू, वो भी उन्होंने 1903 में निकाला और वो बार बार जेल भी गए। अल जमियत भी एक पेपर है 1925 में, जब खिलाफत तहरीक जो थी वो जोर पकड़ा, वो भी पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। कौमी आवाज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में निकाला, वो भी काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। देखिए, मैं इन अखबारात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि किसी भी एक छोटी सी गुफ्तगू या तकरीर में इन सारी बातों को समेटा नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग यंग स्कॉलर हैं, आगे चल के आप लोग भी टीचर बनेंगे। ये ऐसा फील्ड है जिसके ऊपर बहुत काम नहीं हुआ है, बहुत मजबूरी है, क्योंकि लोगों को जबान नहीं आती है। और जबान अगर उर्दू थोड़ी बहुत आती भी है तो उस जमाने की उर्दू को थोड़ी मास्टरी करने के लिए थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि ये उर्दू सहाफत का भी 200 साल का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इनकलाबी उसकी तारीख है। और मुझे नहीं लगता है कि इतनी लंबी तारीख किसी और जबानों की होगी। तो ये ऐसा फील्ड है जहां पे आप लोग आगे चल के रिसर्च कर सकते हैं। अब देखिए, एक बात आप याद रखिए कि जो 18वीं सदी में, फिर आपको मैं लेके चलता हूं कि जब उस समय उर्दू जो थी वो परवान चढ़ने लगी, और उस दौर में अंग्रेजों ने अपना कदम जो है सबसे पहले सिराजुद्दौला को हरा के, उनको रास्ते से हटा के, बंगाल के बाद धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पे वो काबिज हुए। उसी के बारे में कोई राजा राम नारायण मौजू हैं, उन्होंने एक शेर कहा है, गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को, वीराने पे क्या गुजरी। तो ये गोपीचंद नारंग भी अपने मजमून में कह रहे हैं कि उस जमाने में आप देखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर को सीधे तौर पे उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन सिराजुद्दौला की जो सल्तनत थी वो खत्म हो गई, अंग्रेजों की हुकूमत आ गई। इसको लेके लोगों के बीच में, शोरा के बीच में एक दर्द था। मीर के कंटेम्पररी हैं मुसाफी गुलाम हमदानी, उन्होंने भी, उनका भी एक शेर है, जरा देखिए, हिंदुस्तान में दौलत ओ हसमत जो कुछ की थी, काफिर फिरंगियों ने बतदबीर खींच ली। हिंदुस्तान में दौलत और हसमत जो कुछ की थी, काफिर फिरंगियों ने बतदबीर खींच ली। ये बात जो आ रही है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं कह रहा हूं कि दौलत को लूट लिया, हिंदुस्तान को लोग गरीब बना रहे हैं। यही बात आगे चल के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो लिबरल लोग आते हैं, दादा भाई नौरोजी और जो दूसरे लोग हैं, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियरी दे रहे हैं कि किस तरह से एक स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आदाद शुमार का इस्तेमाल करके वो दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान से
हिंदुस्तान का जो दौलत है वो बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम उर्दू शायरी में देखते हैं कि उस तरह की बात, एक वतनियत, एक हुबुल वतनी, एक अंग्रेज के जुल्म सितम के खिलाफ एक जो चीज है उनके अंदर में आप देखेंगे कि वो है। मीर अनीस भी है, उनका जो मरसिया है उसको भी आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनको भी याद करना चाहिए। क्यों कर दिल गमजदा नौ फरियाद करे, जब मुल्क को गनीम बर्बाद करे, मांगो यह दुआ की फिर खुदावंदे करीम, उजड़ी हुई ममलकत को आबाद करे। तो ये ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूं कि ये सब सारी चीजें हैं जो मैंने जो भी रिसर्च भी किया, तो मैंने पाया कि जो भी इस मौजू के ऊपर जो लिखा जा रहा है बहुत गहराई में चीजें नहीं हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको आप लोग बहुत ही गहराई के साथ आप लोग इसको देखें, इस मामले को देखें। 1857 के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को तबाह किया और मेरी एमफिल जो है वो उसी मौजू के ऊपर है कि 19वीं सदी में मुसलमानों ने तनज़्ज़ुली को कैसे देखा, एक सेंस ऑफ डिक्लाइन था। उसी दौरान में जो उलमाए कराम थे उनको लगा कि दीन से मुनहरिफ होने की वजह से हम लोगों के साथ एक बर्बादी हुई। फिर देवबंद चले गए और एक दूसरा धड़ा जो निकला वो हाली सर सैयद का था। हाली और सर सैयद के बारे में एक चीज याद रखिए, सर सैयद के बारे में तो मैंने बताया कि वो भी एक कंपोजिट नेशनलिज्म के वो भी सपोर्टर थे, रिफॉर्म्स के बहुत बड़े सपोर्टर्स थे और यूरोपियन थॉट्स के जो अच्छे चीज थे उसको अपना रहे थे। लेकिन हाली जो हैं, हाली ने भी मुसलमानों से बहुत अपील की है कि देखो, जो हिंदू भाई हैं वो लोग अंग्रेजी तालीम को ले रहे हैं और तुम लोग उसमें पिछड़ रहे हो। तो मालिक राम की किताब को आप देखिए, उसमें हाली का आपको बायोग्राफी मिलेगा और उसमें आप देखेंगे कि एक उनको लगा, उनकी थिंकिंग अलग इस मामले में थी कि उनको लगता था कि इस समय ब्रिटिश हुकूमत से टकराना मसलहत की बात नहीं है, इसलिए सोसाइटी को रिफॉर्म्स करो और आगे बढ़ो। गांधी जी की भी किताब अगर आप देखेंगे, हिंद स्वराज 1909 में, तो उसमें भी गांधी जी यही बात कह रहे हैं, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया या हम अपनी वजह से भी गुलाम हुए। कोई भी सोसाइटी जब अंदर से कमजोर होती है तभी कोई उसे गुलाम बनाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे स्पिरिट से पढ़ें सर सैयद अहमद खां को और हाली को, तो वो रिफॉर्म की बात कर रहे थे। लेकिन उनकी जो किताब है मुसद्दसे हाली, उसको लोग कहता है कि वो पैन इस्लामिज्म की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे बेहतर है कि अब इस जाविये से देखें कि वो किस तरह से रिफॉर्म्स, अंग्रेजी तालीम और उर्दू प्रोज को एक मॉडर्न बनाने की उनकी कोशिश थी। शिबली नोमानी भी बहुत बड़े पोएट हैं, वो भी आपको, उनके ऊपर भी आप लोगों को रिसर्च करने की जरूरत है। वो भी अलीगढ़ के साथ थे लेकिन बाद में वो वहां से छोड़ के चले गए। इकबाल के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन इकबाल के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन एक जालियांवाला बाग के ऊपर, अमृतसर के ऊपर, उन्होंने कुछ लिखा है, हर जाहिरे चमन से यह कहती है खाके पाक, गाफिल न रह जहां में, गुर्दों की चाल से सींचा गया है खूने शहीदा से इसका तुख्म, तू आंसुओं का बुखल न कर इस निहाल से। तो ये सारी चीजें भी बहुत बदकिस्मती की बात है कि इकबाल को बहुत सारे कोर्सेज से, बहुत सारे सिलेबस से हटाया जा रहा है, हमारे पॉलिटिकल साइंस में हटाया जा रहा है। हसरत मोहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उनको भी आप लोग देखिए।
जोश मलिहाबादी भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, उनको भी आप देखिए। राम प्रसाद बिस्मिल भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। लेकिन आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि जो आजादी का सपना हमारे शहीदों ने देखा था, वो सपना, वो ख्वाब पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सका। और इस बात को अगर आपको समझना है तो पंजाबी जबान की एक राइटर हैं अमृता प्रीतम, आप लोग जरूर पढ़िए उन्हें। अमृता प्रीतम की किताब है पिंजर, अंग्रेजी में उसका तर्जुमा खुशवंत सिंह ने स्केल्टन किया है, मैंने अभी पढ़ा है। और मुझे लगता है और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जो 1950 में जो बात अमृता प्रीतम ने लिख दी, बहुत कम लोग हिंदी जबान में लिख पाए हैं। खवातीन के साथ क्या हुआ, एक बहुत, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे कि औरत ही सबसे ज्यादा सफर की है पार्टीशन में, तो आपको भी उर्दू लिटरेचर को एक डिफरेंट एंगल से देखने के आपके पास मवाद मिलेंगे। और हम लोग समझते हैं कि जो दुनिया है, ये जो हमारा मुआशरा है, इसको बेहतर बनाने के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है। फैज के एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि यह दाग दाग उजाला, यह शब गजीदा शहर, वह इंतजार था जिसका, यह वह शहर तो नहीं, यह वह शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की, मिल जाएगी कहीं ना कहीं। हमें और आगे चलने की जरूरत है और हमें तारीख में अपनी कामयाबियों पे अगर फख्र भी मनाना है, उससे हमें सीख भी लेनी है, तो हमें अपनी गलतियों के साथ भी उसको सीखने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी टूट गई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान उतना मजबूत नहीं हो सका जितना मजबूत होना चाहिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो पास्ट की जो गलतियां हैं उसको करेक्ट करके एक बेहतर समाज बनाने के लिए हम कोशिश करें। हमें सिर्फ पास्ट को ग्लोरीफाई करने से कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको डॉक्टर अभय कुमार का ये ऐतिहासिक और विचारोत्तक व्याख्यान महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इतिहास, समाज, राजनीति और संविधान से जुड़े ऐसे ही शोधपूर्ण कार्यक्रम आप तक लगातार पहुंचा सकते हैं। आप प्रोफेसर अभय के चैनल को भी देख सकते हैं। मैं हूं हैदर अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं दा स्वतंत्र। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण विषय के साथ जिसका ताल्लुक सीधे होगा आपसे। दा स्वतंत्र।